नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में जो एकांकी लगाए गए हैं, उन एकांकियों के सामान्य परिचय और एक एकांकी का अर्थ, उसके तत्व और उद्भव विकास के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में 8 एकांकी लगाए गए हैं। इन 8 एकांकियों का संग्रह पंचशील प्रकाशन से 8 एकांकी के नाम से किया गया है। इसके अंदर राम कुमार वर्मा का दीपदान नामक एकांकी, भुवनेश्वर प्रसाद का ऊसर, उदय शंकर भट्ट का पर्दे के पीछे, लक्ष्मीनारायण मिश्र का बलहीन, उपेंद्रनाथ अश्क का सूखी डाली, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, विष्णु प्रभाकर और वह जा न सकी, और लक्ष्मीनारायण लाल का बसंत ऋतु का नाटक। इस तरह से 8 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। अब हमें समझने की बात यह है कि एकांकी से क्या तात्पर्य है, एकांकी क्या है, इस विषय पर हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे भारतीय परंपरा में काव्य और शास्त्र 2 रूपों में वाङ्मय को विभक्त किया गया है, या यूँ कहें कि वाङ्मय के 2 रूप यहाँ निर्धारित किए गए हैं, काव्य और शास्त्र। शास्त्र के भी 2 रूप हैं, दृश्य काव्य, काव्य के 2 रूप हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंदर हम नाटक, रासक, उपरासक, विलासिका आदि जैसी विधाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हालांकि एकांकी शब्द का प्रयोग हमारी परंपरा में पहले नहीं मिलता था, आधुनिक युग की यह विधा है, और ये यूँ कहें कि पश्चिम से आई विधा है, जिसमें एक नाटक के भीतर या नाटक के एक अंक के भीतर ही बहुत संक्षेप में अपनी बात कहनी होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि यह एक अंक का नाटक होता है। इसे अंग्रेजी में 1 एक्ट प्ले भी कहा गया है। एकांकी आधुनिक युग की विधा है, और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो भारतेंदु युग के जो साहित्यकार थे, उनमें विशेषकर बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र आदि ने संस्कृत के रूपक उपरूपकों से प्रभावित होकर के एकांकी या यूँ कहें कि एक अंक के नाटक लिखने की परंपरा का श्री गणेश किया, शुभारंभ किया। और इस पर हिंदी एकांकी पर जो गंभीर चर्चा हुई, वो हंस के जो एकांकी विशेषांक था, जो मई जून 1938 में प्रकाशित हुआ, इसमें एकांकी विधा को लेकर के बड़ी गहन और गंभीर चर्चा की गई, और हिंदी साहित्य में एकांकी को नोटिस किया जाने लगा। साहित्यकार इस विधा पर लिखने लगे। हिंदी के जो प्रमुख एकांकीकारों में हम जिनका उल्लेख करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा जैसे रचनाकारों के नाम एकांकी विधा के अंदर महत्वपूर्ण रूप से लिए जा सकते हैं। इसी क्रम में जब हम इस विधा के बारे में और थोड़ा विस्तार से जाएं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत उत्सव प्रिय देश रहा है। यहाँ नृत्य, संगीत, कला, इन सब की एक सामूहिक संगति विधाओं में, या कहें कि नाट्य विधाओं में हमें देखने को मिलती है। उत्तर भारत में हम देखें तो रामलीला है, बंगाल की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र की ललित, गुजरात की भवाई, राजस्थान के कठपुतली, ये सारे के सारे कहीं न कहीं इसके अलावा नौटंकी विधा,
ये सारे लघु नाटकों के तौर पर हमें देखने को मिलती है। और इसके बारे में जो एकांकी विधा है, इसके बारे में उपेंद्रनाथ अश्क ने ये माना है कि एकांकी के अंदर 3 तत्व अनिवार्यता होनी चाहिए। एक तो वो कहते हैं कि आकार व समय की लघुता एकांकी का में होना चाहिए। एक अभिनयशीलता भी एकांकी का आवश्यक गुण है, और रंग संकेतों की स्पष्टता, ये 3 गुणों को उपेंद्रनाथ अश्क एकांकी के लिए आवश्यक मानते हैं। वैसे एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या एक प्रमुख संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए या होती है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अवकाश जीवन के व्यापक संदर्भों का या बहुत सारे पात्रों को व्यक्त करने का अवकाश और समय नहीं होता है। साथ ही उसमें अव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से जुड़े हुए संदर्भों से, प्रसंगों से होना चाहिए। साथ ही साथ एकांकी के भीतर मनोरंजन और संघर्ष, भावना विचारों का संघर्ष भी हमें एकांकी के अंदर देखने को मिलता है। रामकुमार वर्मा की मान्यता है कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब एक नया शब्द है संकलन त्रय। इसको हम अभिनयशीलता का एक आवश्यक गुण कह सकते हैं, कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। जब हम देश, काल, वातावरण और पात्रों की एक खास संगति के तौर पर अभिनय में इनकी संगति देखते हैं, या इन सब की सामूहिक परिणति जब हम रंगमंच पर देखते हैं, तो उसे हम संकलन त्रय कहते हैं। कि जैसा देश है तो उसके देशमान स्थान, जिस स्थान उसके अनुरूप की भाषा, शैली, पात्र, वेशभूषा, और साथ ही साथ उस युग की समग्र एक तरह से छवि उस एकांकी में, उस मंच पर, रंगमंच पर उभरनी चाहिए। अब हम एकांकी के तत्वों की चर्चा करते हैं। एकांकी के तत्वों के बारे में विभिन्न विद्वान अपने हिसाब से अलग अलग तत्वों की बात करते हैं। संख्या का भेद है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी में आवश्यक रूप से सभी ने उन्हें स्थान दिया है। हम देखते हैं कि कथा वस्तु या कथानक एकांकी का महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा कथोपकथन। तीसरा है, चौथा है भाषा शैली। पांचवा है उद्देश्य। छठा है संकलन त्रय। सातवां है अभिनेता, और आठवां है अंतर्द्वंद। ये प्रत्येक एकांकी के भीतर ये गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल एकांकी बन पाता है। अब एकांकी की हम जैसे कथा वस्तु की बात करते हैं, उसके अंदर किस कंटेंट को लेकर, तो एकांकी प्राय जीवन के किसी एक खास संदर्भ को लेकर के, एक पक्ष को लेकर के, एक विशिष्ट घटना या एक पात्र या किसी संदर्भ को लेकर के एकांकी लिखी जाती है। एकांकी में बहुत बड़ा विस्तार में जाने की आवश्यकता भी नहीं होती और अवकाश भी नहीं होता है। अब एकांकी का जो कथानक है वो विषय वस्तु की दृष्टि से सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक, पौराणिक, आर्थिक, स्त्रियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, बहुत सारे जीवन के जितने प्रसंग हैं, जितने संदर्भ हो सकते हैं, उन पर एकांकी लिखी जा सकती है। एकांकी के अंदर हम प्रारंभ देखते हैं, फिर उसका विकास होता है, फिर उसमें द्वंद्व आता है, नाटकीयता आनी चाहिए, और उसके बाद में क्लाइमेक्स पर एकांकी पहुंचता है। उसके बाद में कहानी समापन की ओर जाकर के उसकी परिणति हो जानी चाहिए। इस तरह जैसे कि विषय वस्तु की दृष्टि से हम जैसे रामकुमार वर्मा की एकांकियों की बात करते हैं, तो रामकुमार वर्मा के एकांकी ऐतिहासिक विषय को लेकर के लिखे गए हैं। तो ऐतिहासिक कथा वस्तु हमें रामकुमार वर्मा के एकांकियों में देखने को मिलती है। दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र किसी भी विधा का मेरुदंड होता है, एकांकी का भी मेरुदंड होता है। एकांकी
में जो निहितार्थ होता है, भाव और विचार होते हैं, वो पात्र के सहारे आकार लेते हैं, खड़े होते हैं। अब पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घटना, कथानक और एक अंक के अनुरूप ही पात्र योजना होनी चाहिए। आवश्यक पात्र, उसमें प्रधान पात्र, मुख्य पात्र हों। इसके अलावा सहायक पात्र होते हैं। नायक की दृष्टि से देखें तो उसमें नायक हो सकता है, सहायक पात्र हो सकते हैं, गौण पात्र हो सकते हैं। कथोपकथन से तात्पर्य संवाद, डायलॉग्स, कहानी या कहें एकांकी का जो विकास क्रम है वो संवाद पर आधारित होता है। पात्र संवाद बोलते हैं, संवाद धीरे धीरे विकास, संवादों का विकास होता है, कथानक का विकास होता चला जाता है। पात्रों के संवादों के जरिए ही पात्र का परिचय मिलता है और कथानक आगे की ओर गति करता है। तो संवाद की बात करते हुए संवाद पात्रानुकूल होने चाहिए, सरल संक्षिप्त होने चाहिए, उद्देश्यपरक होने चाहिए, सुदीर्घ नहीं होने चाहिए, समझ में आने वाले हों। इस तरह की बहुत कम समय के भीतर हम एकांकी को अच्छी तरह से उसका हृदयंगम कर सकें, या कहें कि सहृदय उसकी अनुभूति कर सकें। भाषा शैली देश काल वातावरण के अनुसार होनी चाहिए, पात्र के अनुकूल होनी चाहिए। शब्द चयन, जैसा पात्र है उसी के अनुरूप शब्द चयन होना चाहिए। और साथ ही साथ भाषा के द्वारा पात्र अपना संपूर्ण परिचय देता है। अगर पौराणिक विषय को लेकर एकांकी है तो उसकी भाषा में संस्कृत निष्ठता, उस युग की भाषा के द्वारा वो पात्र हमारे सामने साकार होता है। जैसे हम राम लीला की बात करते हैं तो राम एक पौराणिक चरित्र हैं, सीता पौराणिक चरित्र हैं। राम जब सीता को संबोधित करते हैं तो सीते कहते हैं, भद्रे कहते हैं। तो ये तत्कालीन युग हमारे सामने इन भाषा शैली और संवादों के जरिए हमारे सामने साकार होता है। शैली होती है, काव्यात्मक शैली हो सकती है, व्याख्या शैली हो सकती है, सूक्ति परक शैली हो सकती है। शैली प्रत्येक जो एकांकीकार होता है उसका एक ढंग होता है, लिखने की एक विशिष्टता होती है। ये विशिष्टता ही उसकी शैली कही जा सकती है। ये भाषा में भी अभिव्यक्त होती है, पात्रों के चयन और उनके परिचय में भी ये शैली हमें दिखाई देती है। उद्देश्य एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है। प्रत्येक एकांकी उद्देश्यपूर्ण होती है, या यूँ कहें कि संसार में कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता है। किसी खास विचार, संदर्भ, भाव, संवेदना या पात्र को व्यक्त करने के लिए एकांकीकार एकांकी को लिखता है। और एकांकी को लिखने के पीछे एकांकीकार का उद्देश्य भी होता है कि वो जो दिखाना चाहता है वो पाठक या श्रोता या दर्शक उसको उस रूप में हृदयंगम कर पाता है या नहीं पाता है, उसकी आनंदानुभूति कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो उद्देश्य के जरिए जिस संवेदना को एकांकीकार व्यक्त करना चाहता है वो संवेदना, वह उद्देश्य एकांकी में सफल होना चाहिए, तभी वह एकांकी सफल हो सकती है। क्योंकि निरुद्देश्य कोई व्यक्ति केवल कागज़ काले नहीं करता है, कोई समय बर्बाद नहीं करता है केवल पढ़ने के लिए। किसी खास उद्देश्य से प्रेरित होकर के एकांकी लिखी जाती है, एकांकी पढ़ी जाती है। संकलन त्रय भी एकांकी का महत्वपूर्ण गुण है। अभिनेता की दृष्टि से हम देखें तो देश, काल, वातावरण और स्थान, पात्र, इन सब का एक सामूहिक संगति होना आवश्यक है। एक इसके अंदर यूनिटी, एकता है। जैसी देश है, स्थान है, जैसा काल है, उसी के अनुरूप पात्र होने चाहिए, उनकी भाषा होनी चाहिए, उनकी वेशभूषा, उनका रंग विन्यास ठीक वैसा ही होना चाहिए। जैसे हम पौराणिक प्रसंगों की बात करते हैं तो पौराणिक पात्रों के माथे पर हम मुकुट देखते हैं और वो वीरोचित मुद्रा हमें उनकी दिखाई देती है। ऋषि मुनि देखते हैं तो माथे पर बालों का जटाजूट उनके सिर पर हमें दिखाई देता है। तो हम एकांकी के अंदर संकलन त्रय का, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन का होना अति आवश्यक है। अभिनयशीलता एकांकी का महत्वपूर्ण गुण है, नाटक का महत्वपूर्ण गुण है। अगर ये अभिनेता ही वह गुण है जो एकांकी को कथा तत्व या कहानी विधा से अलग करता है।
कहानी एक पठनीय विधा है, जबकि एकांकी एक दृश्य विधा है। इसको रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, पात्रों के द्वारा इसको खेला जाता है, इसका प्ले किया जाता है। तो इसके अंदर एक रंग निर्देश होता है, मंच सज्जा होती है, पात्रों की योजना होती है, पात्रों के संवाद होते हैं, देश काल वातावरण का निर्वहन किया जाता है। इस तरह से एक एकांकी के भीतर इन तत्वों का होना आवश्यक है। अंतर्द्वंद को भी विद्वानों ने आवश्यक तत्व माना है। जब कहानी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है, अंतर्द्वंद या द्वंद्व की स्थिति आती है, चरम अवस्था पर जाकर के नाटकीयता का संपूर्ण विकास होता है और कहानी अपने या एकांकी अपने उद्देश्य की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करती है और एक उसका उद्देश्य निर्धारित हो जाता है। पात्रों के आपस में अंतर्द्वंद, संवाद, इनके जरिए पात्र का परिचय मिलता है और कहीं न कहीं कहानी का उद्देश्य भी इस संघर्ष के बाद में निर्धारित होता है। इस तरह से हम किसी भी एकांकी को पढ़ते हैं तो हमें इन एकांकी के इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ जब हम एकांकी की समीक्षा करते हैं तो हमें इन तत्वों के आधार पर ये पैरामीटर्स हैं, ये मानक हैं जिनके जरिए हम एकांकी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये बातें आपके एकांकी के पठन पाठन में उपयोगी होंगी। बाकी के बातें हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।